नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और जब चुनाव है तो फिर पार्टियां जातियों का राग अलापने लगती हैं और फिर से अगड़ा पिछड़ा जाति धर्म इस पर चुनाव के मुद्दे को ले जाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुनावी मुद्दा जो असल में है वो हट जाए और जनता का ध्यान उससे हटकर जाति पाति धर्म पर आकर टिक जाए। तो देखिए, जब जब बिहार में चुनाव होता है तो जातियों का बोलबाला होता है, अगड़े पिछड़े का बोलबाला होता है। और भरे विधानसभा के अंदर जब तेजस्वी यादव ने अगड़ा पिछड़ा का राग छेड़ दिया है तो फिर इसका मतलब ये है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसमें अगड़ा पिछड़ा होना तय माना जाता है। देखिए, जब जब अगड़ा और पिछड़ा पर चुनाव हुआ है तब तब आरजेडी को इसका लाभ मिला है और आरजेडी इसीलिए चुनावी मूड को अगड़े और पिछड़े में लाना चाहती है। और जब जब विकास पर, कानून व्यवस्था पर चुनाव हुआ है तब तब एनडीए को लाभ मिलता है। इसलिए एनडीए जो है उन मुद्दों पर चुनावी जो समर को है वो खींचना चाहती है। लेकिन देखिए, बिहार में जब 2025 का विधानसभा चुनाव है और तेजस्वी यादव ने ये साफ कह दिया भरे विधानसभा के अंदर कि जगन्नाथ मिश्रा को चारा चोर क्यों नहीं कहते, लालू यादव को चारा चोर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पिछड़े हैं। इसका मतलब ये है कि अगड़ा और पिछड़ा, सवर्ण और दलित की लड़ाई को मुद्दा बनाया जाएगा इस चुनाव में भी। और इसलिए सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि आखिर सवर्ण समाज जो है वो इस चुनाव में अपना दबदबा कितना कायम रख पाएगा। जब चुनाव होगा तो सवर्ण समाज की स्थिति क्या होगी, सवर्णों को कितना टिकट मिलेगा और सवर्ण अपनी जीत में कितनी भूमिका निभाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। तो चुनाव होगा तो पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ज़रा एक बार हम इतिहास को खंगालते हैं और देखते हैं कि सवर्णों की भागीदारी क्या रही है। जब चुनाव हुए हैं तब इनकी स्थिति क्या रही है, पहले क्या थी, पिछले 4 चुनावों में क्या थी, सबसे ज़्यादा कब ये विधायक रहे, सबसे ज़्यादा कब इन्होंने प्रतिनिधित्व किया और सबसे कम कब प्रतिनिधित्व किए। जब इन आंकड़ों को हम समझ जाएंगे तब ये समझ पाएंगे कि इस चुनाव में क्या होने वाला है, इस चुनाव में सवर्णों का दबदबा कितना रहने वाला है। तो देखिए, सवर्ण समुदाय में 4 जातियाँ मुख्य रूप से आती हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ। इन 4 जातियों की आबादी बिहार में 15% के आसपास बताई जाती है और इस 15% आबादी को लेकर ही टारगेट होता है। और उस टारगेट में ये कहा भी जाता है कि 15 और 85 की लड़ाई है। हालांकि जब जब टिकट देने की बारी आती है तो पार्टियां ये नहीं देखती कि कौन से जाति का कितना हुआ, बल्कि ये देखती है कि जीत कौन रहा है और कौन जीतेगा। तो इस जीत और हार के जो परिणाम जो निकलते हैं उसी में कई जातियां जो है, यदि जातियों के हिसाब से प्रतिभागिता और सहभागिता की यदि बात होती है तो उसमें फेल कर जाती हैं। पार्टियां ही खुद अपने ही स्टैंड पर कायम नहीं रख पाती। लेकिन फिर जब चुनाव है तो फिर चुनाव है तो चुनाव तो लड़ना है, जीतना है, सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखना है, तो दांव तो खेले जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन 4 जातियों में कौन कितना प्रभावी रहा और कब कब किसको कितना प्रतिनिधित्व मिला। देखिए, शुरुआत ब्राह्मण से ही करते हैं। ब्राह्मण जाति के सबसे अधिक विधायक 1962 और 1980 में रहे।
जब 1962 का चुनाव हुआ तो 44 विधायक ब्राह्मण समुदाय से जीत कर आए थे। 1980 में भी 40 विधायक थे। ये सबसे अधिक था ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व। हालांकि तब बिहार में 324 सीटें होती थी और बिहार आखंड था, जिसमें झारखंड भी था। जब बिहार की सीटें कम हो गई तब प्रतिनिधित्व भी कम हुआ। 243 सीटों में प्रतिनिधित्व काफ़ी कम हो गया 2000 के बाद। लेकिन आखंड बिहार में सबसे कम सीटें 1995 में आई। तब लालू प्रसाद यादव का शासन था। अगरा पिछड़ा की लड़ाई जो था उफान पर था और तब 1995 में 10 सीटें जीतकर ब्राह्मण समुदाय के लोग विधानसभा में पहुंचे थे। 2000 में फिर 10 सीटें मिली। ये दोनों चुनाव ऐसे थे जिस समय लालू प्रसाद यादव का प्रभाव बिहार की राजनीति पर सबसे ज़्यादा था। 2015 में जब फिर लालू और नीतीश एक हुए तब सबसे कम मानकर चलिए कि 11 सीटों पर ब्राह्मणों की जीत हुई थी। इस बीच बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं रहा। जब 243 विधानसभा की सीटें थी तो 2005 में 12 सीटें ब्राह्मण समुदाय के प्रत्याशी जीते थे। फिर 2010 में 16 सीटें जीतकर आए। 2015 में 11 और 2020 में 12 सीटें, यानी कि पिछले 4 चुनावों में देखें तो 20 सीट के अंदर ही ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व रहा है। 2005 में 12, 2010 में 16, 2015 में 11 और 2020 में 12 सीटें। इतना प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों का रहा है। यानी कि लालू रहे या नीतीश रहे, दोनों परिस्थितियों में 10 से ऊपर और 20 से नीचे प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों का रहा है। अब आइए जरा बात कर लेते हैं राजपूतों के प्रतिनिधित्व का। देखिए, सबसे अधिक सीटें जब राजपूतों ने जीती थी वो 1962 का चुनाव था। 61 सीटें जीती थी। उसके बाद 1971 में 60 सीटें जीती थी। 1972 में 56 सीटें। देखिए, राजपूतों की सबसे कम सीटें जीतने की बात यदि हम करते हैं तो 2015 का चुनाव था, जब वो मात्र 20 सीटें ही जीत पाए थे। उससे पहले इतना कम सीटों पर कभी जीते नहीं। पिछला 4 चुनाव की बात करें तो राजपूतों ने 2005 में 34 सीटें जीती थी, 2010 में भी 34 सीटें जीती थी, 2015 में 20 सीटें जीती थी और 2020 में 28 सीटें जीती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजपूतों का प्रतिनिधित्व भी जो है वो 40 से नीचे और 20 से ऊपर का रहा है। भूमिहार समुदाय की यदि बात करते हैं तो सबसे कम जब सीटें इन्होंने जीता है तो 2015 में 17 सीटें और 2020 में भी 17 सीटें। दोनों चुनावों में 17-17 सीटें जीती हैं। सबसे अधिक सीट जीतने की बात होगी तो 2000 के पहले जब बिहार विभाजित नहीं था तो 1990 में 34 सीटें और 1985 में 36 सीटें ये भूमिहारों ने जीत हासिल की थी। यदि पिछले 4 चुनाव की बात करें कि भूमिहारों की स्थिति क्या रही है पिछले 4 चुनाव में, तो 2005 में 23 सीटें, 2010 में 26 सीटें, 2015 में 17 सीटें और 2020 में 21 सीटें ये प्रतिनिधित्व रहा है। इतने विधायक इनके रहे हैं। अब यदि कायस्थ समुदाय की बात करते हैं कि कायस्थ समुदाय का प्रतिनिधित्व क्या रहा है, तो यदि सबसे कम सीटों पर यदि कायस्थ समुदाय ने विजय प्राप्त की है तो 2010 में 3 सीटें और 2020 में 3 सीटें। सर्वाधिक सीट इन्होंने
1952 में पाया था जब 21 सीटें जीती थी। 1957 में 15 सीटें थी। फिर धीरे धीरे प्रतिनिधित्व कायस्थ समुदाय का घटता गया। यदि पिछले 5 चुनावों की बात करें तो 2005 में 4 सीटें, 2010 में 3 सीटें, 2015 में 4 सीटें और 2020 में फिर 3 सीटें। ये विधायकों की संख्या है, प्रतिनिधित्व इतना रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि 2020 की बात करें तो 2020 में जो पिछला चुनाव था, कायस्थ 3 सीटों पर बाजी मारे थे, भूमिहार 21 सीटों पर, राजपूत 28 सीटों पर और ब्राह्मण 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार जब 2025 में चुनाव है तो इस बार क्या होगा? इस बार सवर्ण समुदाय का कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, सवाल ये है। और सवाल ये इसलिए भी है कि बातें तो अगड़े पिछड़े ऊपर नीचे सबकी होती है। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं अगड़े पिछड़े की लड़ाई तो जरूर कराती हैं, लेकिन जब बातें होती है प्रतिनिधित्व देने की तो इसमें जीत को पार्टियां भी ध्यान देती हैं और बड़े पदों पर सदैव वही रहते हैं। अब इनकी मजबूरी हो या जो हो, देखिए आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? जगदानंद सिंह। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? नीतीश कुमार के आगे पीछे कौन है? संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी। तो यदि इस हिसाब से देखेंगे तो पार्टियां भले ही दावा जो करें, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है, जब बारी होती है कि की पॉइंट पे कौन रहे जो पार्टी को बेहतर तरीके से संचालित करे, तो फिर सवर्ण समुदाय के नेताओं को खोजा जाता है और वे की पॉइंट पे रहते हैं और वही संचालित करते हैं कि आखिर मामला क्या बने। सारा खेल राजनीति का है, सारा खेल सत्ता हथियाने का है। अब सत्ता चाहे जिस तरीके से हासिल हो जाए, सब वही करना चाहते हैं। तो देखिए, जो समर्थवान है उसे तो टिकट मिलेगा ही। वो टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय लड़कर भी वो चुनाव जीत जाएंगे, दूसरे का खेल खराब कर देंगे। तो ऐसे में उनको मिलाकर ही लोग रखते हैं। और जब विधानसभा का चुनाव है तो पिछले चुनाव में भी अब यदि आप देखेंगे तो 28 राजपूत, 21 भूमिहार, 12 ब्राह्मण और 3 लाला यानी कि कायस्थ, ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऑलरेडी ये जीते हुए हैं, टिकट तो इससे ज़्यादा मिला है। तो इस बार भी इनकी दावेदारी रहेगी। देखना ये होगा कि आखिर जो पार्टियां हैं वो कैसे टिकट देती हैं। जैसे एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन, और आप देखते हैं कि जब एनडीए और महागठबंधन में मुकाबला होता है तो जाति पाति की भी बातें उठ के आती ही हैं, चाहे आप हम जितना इग्नोर करें। और ऐसी स्थिति में बीजेपी जो है वो सवर्णों को टिकट देने में कोताही नहीं बरतती, क्योंकि जो अति पिछड़ा का वोट जिस पर जिसका हक जताते हैं पार्टियां, तो वो लोग वहाँ देते हैं। जैसे जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में ये कॉम्बिनेशन है कि कौन किसको ज़्यादा टिकट देगा। हालांकि बीजेपी भी अब दलितों, अति पिछड़ों को टिकट देने में कोई कोताही नहीं बरतती, बल्कि ज़्यादा ही देती है। लेकिन लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन समझिएगा, यदि आंकड़ों पर गौर कीजिएगा तो आप पाइएगा कि संख्या के हिसाब से टिकट देने के मामले में बीजेपी दूसरी पार्टियों से की अपेक्षा ज़्यादा इस बात का ख्याल रखती है। कांग्रेस इधर महागठबंधन में सवर्ण समुदाय उसके कोटे में जाते हैं और उसको ज़्यादा टिकट देना पड़ता है। ये पार्टियों का आपसी जो तालमेल है वो है, गठबंधनों का आपसी तालमेल है वो है। समझने वाले इस बात को समझते हैं कि यदि सत्ता मिलने की जो गारंटी होती है
उसमें जिस तरीके से सत्ता मिल जाए, यदि मिलने की गारंटी सवर्ण समुदाय को ही टिकट दे के हो जाए तो नेता कभी परहेज नहीं करेंगे। यदि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों को ही केवल टिकट देकर सत्ता प्राप्त किया जा सके तो फिर उसमें भी वो कोई कोताही नहीं बरतेंगे, चाहे कोई भी दल हो। आपने देखा होगा कि इधर के वर्षों में बिहार की राजनीति में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटा है। तो क्यों घटा है? क्योंकि जहां उन्हें टिकट मिलता है तो उसके खिलाफ हिंदू मतों की एकजुटता होती है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद हिंदू समाज एकजुट हो जाता है, तो ऐसे में उनकी हार हो जाती है और इसी को देखते हुए पार्टियां जो हैं उनसे कन्नी काटने लगती हैं, क्योंकि वो एक टारगेट, सॉफ्ट टारगेट है कि वो बीजेपी के तरफ जाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? तो आरजेडी के पास। और इसीलिए टिकट देने के मामले में भी उनके साथ अब पहले के तुलना में देखा जाए तो उनकी भागीदारी कम हुई है। लेकिन जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय ने पिछले दिनों कई चुनावों में आरजेडी से किनारा लेते हुए दिखाई दिए हैं, उसके बाद ये सवाल जरूर उत्पन्न हुआ है कि अब प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा और पार्टियां सोचेंगी भी, आरजेडी को ये सोचना भी पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है। चुनाव में अभी 7-8 महीने की देरी है, लेकिन रणनीति बन रही है और रणनीति के तहत सभी दल काम कर रहे हैं। आज बात इसलिए सवर्णों पर हुआ क्योंकि जिस तरह से विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसमें जिस तरह से सवर्ण, अगड़े, पिछड़े की बातें उठाई जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में ये भी एक अहम मुद्दा होने वाला है। तो चलिए आज बात सवर्णों की हुई, फिर हम अति पिछड़े, पिछड़ों की भी बात करेंगे, उनका भी बताएंगे कि कितना प्रतिनिधित्व उनका रहा है विधानसभा चुनाव में, 4 चुनाव में उनकी क्या स्थिति रही है और कितना दबदबा इस चुनाव में वो अपना रख पाएंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।